व्हाट्स अप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं आपके हम सब के फेवरेट स्टॉक के बारे में, जो कि है HDFC बैंक। यार बहुत सारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखो, म्यूचुअल फंड से लेके PMS तक हर पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक मिलेगा। HDFC बैंक, मुझे लगता है ये HDFC बैंक एकदम भगवान का प्रसाद हो गया है, जो हर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है। ये नमक हो गया, सॉरी नमक, तो कहते हैं नमक स्वाद अनुसार, तो ये नमक हो गया है। और हर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आपको मिलेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। और हर फंड मैनेजर का ये पता नहीं क्यों स्टॉक फेवरेट है। मुझे लगता है कि इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये लोगों को लगता है कि भरोसा है कि HDFC एक बड़ा बैंक है इंडिया का। और HDFC एक्चुअली देखा जाए तो काम भी बड़ा अग्रेसिव कराता है। अग्रेसिव तरीके से अगर आप देखोगे HDFC बैंक जाओगे कभी, तो आप देखोगे कि उनकी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। उनकी जो पिचिंग है कि भाई इतना पैसा बनाना है, इतना वो करना है, बहुत ही अग्रेसिव रहता है। अच्छा, ये एम्प्लॉइज़ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप HDFC बैंक में काम करते हैं तो आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा ये सुन के कि यार ये साला हमें इतना हमारी वाट लगा रखी होती है ना कि भाई इस बार का टारगेट मीट करना है, ये टारगेट मीट करना है आपको। ये ना सरकारी बैंकों में भी, हालांकि अब ये टारगेट्स का मसला चलता है, पर सरकारी बैंकों में आपको इतना टारगेट्स का पंगा नहीं चलेगा जितना आपको प्राइवेट बैंकों में दिखेगा। प्राइवेट बैंकों में हमेशा बहुत टारगेट्स होते हैं कि भाई इतने म्यूचुअल फंड बेचने, इतने ये बेचने, इतने FD करानी है, इतनी ये करानी है, अपने सारे प्रोडक्ट चेपने की कोशिश करते हैं प्राइवेट बैंक्स। स्पेशली HDFC बैंक तो बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा HDFC बैंक में मेरी जो फंड अकाउंट की मैनेजर थी मेरी, जो कि थी रितिका नाम की लड़की, वो मैं देखा वो बड़ी परेशान रहती थी। वो मुझसे बताती थी सर इतना प्रेशर रहता है ना हमारे ऊपर, इतना प्रेशर रहता है क्या बताएं। फिर वो आई थी घर देखने की हमारा घर कहाँ है, और फिर तो उसने मेरा अकाउंट खोला था उस टाइम पे। और मुझे पर्टिकुलर अकाउंट नंबर चाहिए था, उसने कहा सर आपको इतने पैसे से अकाउंट खोलना पड़ेगा तभी हम आपको वो पर्टिकुलर अकाउंट नंबर देते हैं। तो हमने पे किया और फिर हमने वो अकाउंट नंबर लिया। हालांकि वो अकाउंट नंबर के उन्होंने पैसे नहीं लिए हमसे, पर हमने हमारा अकाउंट खुलवाया एक पर्टिकुलर अमाउंट से, जो कि ठीक ठाक था। 10 लाख रुपए लिए थे उन्होंने। 10 लाख रुपए से अकाउंट खोलोगे तब हम आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर देंगे। मैंने ठीक है भाई, करते हैं ऐसा। तो मुझे को कि वही अकाउंट नंबर चाहिए था। खैर, पर अभी आज हम बात करने वाले, तुम एक आइडिया आपको लग गया होगा HDFC बैंक कितना अग्रेसिव अबाउट देयर ओन प्रोडक्ट। इसलिए लगातार इतने सालों से अपनी जो लेजेसी है HDFC बैंक को की बने रहने की बनाए रखा है। बहुत ज़्यादा फंड मैनेजर और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी इसकी हम थोड़े से टेक्निकल समझते हैं, और टेक्निकल्स क्या, इनके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, इसके आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं कि अभी किस आंकड़ों पर खड़ा हुआ है कि HDFC बैंक इज़ अ गुड बाय अगर आपको ख़रीदना चाहते हो तो। HDFC बैंक अभी 13 लाख करोड़ की कंपनी है। 13,54,000 करोड़ की तकरीबन कंपनी है ये। 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप, आप समझ रहे हो? 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप, कितनी बड़ी कंपनी है ये। हाथी है बिल्कुल, एकदम बढ़िया जाइंट। अब प्रॉब्लम क्या होता है एक लार्ज कैप कंपनी से, इतनी बड़ी कैप कंपनी से, कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे। अभी जो करंट प्राइस जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो है 1772 रुपये, 1772 रुपये। प्राइस का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 19.6, माने कि 20 से भी नीचे आ गया। तो अब मुझे ये थोड़ा सा गुड बाय लग रहा है। अगर आप देखो, जब भी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम P रेशियो भी कहते हैं, ये 24 के नीचे कहते हैं कि ये 24 के 25 के नीचे जब भी आ जाए तो शेयर में एक पॉजिटिव आउटलुक बन जाता है कि यार अब आपको अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब थोड़ा शेयर सस्ता हो रहा है अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। बट इसमें और भी बहुत सारे जो की पॉइंट्स है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप सिर्फ शेयर का प्राइस देख के नहीं सोच सकते अपनी पोजीशन बनाने की, और भी बहुत सारे जो है क्राइटेरिया वो भी उसको फुलफिल करना चाहिए। एक और क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है बुक वैल्यू हो गई है 601 रुपये की। डिविडेंड हो गया 1% डिविडेंड की यील्ड है इसकी, 1% के आसपास ये डिविडेंड देता है 1.1 की। ROC है 7.67 और ROE है 17%। अब देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी इन्होंने पैसा लगाया है उसके ऊपर कैपिटल के जो इतना पैसा कमा रहे हैं वो सिर्फ 7% है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं 17%। यानी कि जो शेयर होल्डर, जो शेयर धारक हैं, उनको उन्होंने 17% का मुनाफा दिया है। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कि मैनेजमेंट जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी से आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट का आइडिया लग जाता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर अच्छा है तो मैनेजमेंट से आपको एक अच्छा फेयर आइडिया मिलता है कि मैनेजमेंट इसका ठीक ठाक काम कर रहा है। अब आप देख लेंगे इसमें सबसे बड़ी प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखो, एक तो सबसे बड़ा प्रोज मुझे दिखता है इसमें वो है कि ये डिविडेंड बड़ा हेल्दी दे रहा है, 22% के आसपास का हेल्दी डिविडेंड का पे आउट है इसका। और इसका कैगर 23.54% से ये कैगर के साथ से ये ग्रो किया है पिछले 5 सालों में। तो पिछले 5 सालों में ये
23% कैगर होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हर साल ये 23% के ग्रोथ के हिसाब से ये ग्रो किया है पिछले 5 सालों में। तो ये तो इसके प्रोज हैं, पर लाइबिलिटीज़ और इसकी बहुत ही बड़ी कॉन्स है, मतलब कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है लाइबिलिटीज़। इसके ऊपर ऑलमोस्ट 24 लाख करोड़ का कर्जा है, 24 लाख करोड़ का कर्जा है। और आप देखोगे कि हर बैंक के ऊपर कर्जा आपको मिलता ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ उनकी लोन्स में दिया होता है उन्होंने और वो उनके ऊपर अटका हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा उन्होंने लोन में आगे बांटा होता है, तो वो NPAs हो रहे होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे चीज़ों में तो उनका पैसा फंसा हुआ होता है। तो इसलिए बहुत सारा कर्जा हर बैंक पे होता ही है, पर इसका 24 लाख करोड़ एक मोटा जो अमाउंट है इसका, जो आप देख रहे हो वो अभी कर्जे में फंसा हुआ है। हालांकि मुझे लगता है HDFC बैंक एक बहुत ही बढ़िया बैंक है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये अपनी रिकवरी करने में बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अग्रेसिव है। तो इसके अलावा देखते हैं आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ खासियत है, वो हम आपको बताएंगे, और इसमें आपको भी इस बारे में चीज़ को सीखने को मिला, जो मुझे सीखने को मिला कि भाई देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि प्रोमोटर की होल्डिंग है दिसंबर में 21 में से दिसंबर 24 तक देखते हैं पिछले 3 साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे मूव किया है, ये देखने की कोशिश करते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 25% थी, अब हो गई है 0, यानी कि प्रोमोटर अपना पूरा माल चेप चुका है। अब क्या होता है कि प्रोमोटर अगर अपना पूरा माल चेप दिया तो आपको एग्जिट कर जाना है ये शेयर से, मतलब कि प्रोमोटर का अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जो फाउंडर है उसके पास खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये शेयर बैंक कुछ काम करेगा, तो अपने वो खुद ही शेयर होल्ड नहीं कर रहा। आइडियली ऐसा ही करना चाहिए, बट अगर कोई बैंक बहुत अच्छा है और प्रोफेशनली मैनेज्ड है तो आप एक बार इसको कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोमोटर, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेज कंपनी होती है तो इसमें क्या होता है कि किसी का मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब बैंक का जो फाउंडर होता है उसके खुद के शेयर में ओनिंग रहती है, तो वो ना अपने मतलब से शेयर के प्राइसेस मैनिपुलेट ऊपर नीचे कर सकता है। कैसे? किसी से बात करके कि भाई हमारे शेयर तुम खरीद लो, तो शेयर का प्राइस ऊपर भागेगा, शेयर का प्राइस ऊपर भागेगा तो अपने शेयर बेच देगा, वो प्रोमोटर पैसे कमा लेगा, निकल जाएगा उसके बाद। तो जब शेयर प्राइस में ना प्रोमोटर जो होता है, उसका फाउंडर जो होता है कंपनी का, उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर शेयर जब नहीं होते हैं उसके पास तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये अच्छी बात होती है, प्रोमोटर जब के पास शेयर नहीं होते तो ये प्रोफेशनली मैनेज होती है सारी कंपनी, मतलब ये प्रोफेशनली मैनेज, मतलब कि इनका डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, वो इसको पूरा मैनेज करते हैं इस कंपनी को। तो इस कंपनी में के पर्सनल, जो हम बात कर रहे थे, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज होती है सारी कंपनियाँ, ठीक है। कहीं ये बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, ये कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है। और पर छोटी कंपनीज़ में मैं हमेशा सोचता हूँ कि छोटी कंपनीज़, क्योंकि HDFC बैंक ये बहुत ही बड़ा हाथी बन चुका है, तो इसमें जो प्रोफेशनली मैनेज भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई छोटी कंपनी है और वहाँ प्रोमोटर अपना माल बेच रहा है, तो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि वो प्रोफेशनली मैनेज कर चला रहा है कंपनी को, ठीक है। अब देखा जाए तो FIIs जो हैं, हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका स्टेक्स इसमें बढ़ा हुआ है, 37% से 48% हो गया, यानी कि बाहर के लोग तो इसमें बहुत माल उठा रहे हैं। जब क्योंकि शेयर का प्राइस अभी नीचे जा रहा है सितंबर 2024 के आंकड़ों के हिसाब से, तो अब आप देखोगे कि ये बाहर के लोग इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 22% से 35% आ गए भाई। हमारे घर के जो इन्वेस्टर हैं भाई, वो भी पैसा उसमें अपना माल बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक के, गवर्नमेंट के पास 0.16 से 1.8% हुआ है, वही बराबर के तकरीबन चल रहा है। पब्लिक ने भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, पब्लिक के पास 13% होल्डिंग थी पहले 21 में, अब 2024 में लोगों के साथ है 16% की होल्डिंग पब्लिक के पास आ चुकी है। तो 3% पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। तो अब हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है वो भी इंटरेस्ट हो गई, पब्लिक ने कहा कि चलो यार शेयर सस्ता हो रहा है तो ले लें, और इसी तरह हिसाब से। अब देखो जरा, मैं बस एक और चीज़ देखना चाहूँगा इसमें कि प्रॉफिट, जो मार्जिन्स हैं, जो नेट प्रॉफिट है, वो बढ़े हैं कम हुए हैं। तो अब आप देखो कि मार्च 2021 में 31,000 करोड़ पे नेट प्रॉफिट पर खड़ा था बैंक, और मार्च 2024 में 71,000 प्रॉफिट पर खड़ा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं नेट प्रॉफिट्स। लाइबिलिटीज़ भी हालांकि उस हिसाब से बढ़ी हैं, डबल हुई है नेट लाइबिलिटीज़ भी। पर क्योंकि प्रॉफिट अगर आपके डबल बढ़े तो नेट लाइबिलिटी, जब भी कोई भी बैंक एक्सपैंड करता है, तो अब कोई बैंक ने अब नई ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन तो एक बार खरीदी ना, अब उसको तो ज़्यादा पैसा नहीं देना दोबारा बार बार ज़मीन का। कोई लैंड खरीदा तो लैंड को उसको बार बार ज़मीन, पर उस लैंड पे जब वो अपना ऑफिस बनाएगा, अपनी ब्रांच खोलेगा, तो जो मेंटेनेंस फीस पैसा है उसको वो ही देना है, उसको रेंट ही देना है, या उसको अपने स्टाफ का, एम्प्लॉय का खर्चा ही देना है। हर बार उसको वो चीज़ नहीं देनी होती जो एक बार उसने सामान खरीद लिया। इसलिए लाइबिलिटीज़ बढ़ती हुई ज़्यादा दिखती है हमें कि और डबल हो गई लाइबिलिटीज़, क्योंकि उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया, उसने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, एक नया अपना ब्रांचेस डाल दी, तो उसमें उसका पैसा लगा होगा। पर एक बार ब्रांच
खुल गई, जो उसका जो मतलब कि आप ऐसे समझो कि कोई सामान आप लेके आए, आप मशीन लेके आए आज, तो आपका मशीन का खर्चा बहुत ज़्यादा दिख रहा है बुक्स में, पर जब मशीन ले आए उसके बाद तो रोज़ रोज़ मशीन नहीं खरीदना ना, अब तो आपको आलू प्याज ही खरीदना है, अगर आपको आलू प्याज के चिप्स बना रहे हैं उस मशीन से तो अब आपको आलू प्याज का खर्चा कम है रोज़ रोज़ का एज़ कम्पेयर टू वो इकट्ठा एक बार में आपने जो मशीन खरीदी। पर वो बुक्स में तो आपको दिखेगा कि इकट्ठा एक बार में आपने मशीन खरीद ली। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ और मिनट प्रॉफिट का हिसाब किताब होता है। तो यार ये है इसकी कुंडली। ओवरऑल मुझे ये स्टॉक अब अच्छा लगता है जब मुझे लगता है कि यार ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है। मैं HDFC बैंक और जो बड़े बड़े लार्ज कैप है, मैं ज़्यादातर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। जब भी मार्केट इसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाता है, जब भी एक सस्ता होता है 20%, इसका पी जो है वो 20 के नीचे आता है, तो मुझे थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव लगने लगता है और मैं इसमें थोड़ी सी अपनी पोजीशन बना लेता हूँ। जब ये थोड़ा सा और गिर गया तो मैं थोड़ी और पोजीशन बना लूँगा। अल्टीमेटली मैं इसलिए चाहता हूँ कि इसमें पोजीशन बनाना है क्योंकि मुझे मालूम है कि HDFC बैंक जो है वो निफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट है और ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसको भी ऊपर जाना ही पड़ेगा। और जब भी ऊपर जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास नहीं रखूँगा। मुझे पता ही ये बहुत ज़्यादा मोटा हाथी है, तो अपना इतना ज़्यादा तेज़ भागने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप हो गया। तो यही इसका सबसे बड़ा कौन होता है ऐसे कंपनीज़ का, जो आपको प्रॉफिट तो देते रहते हैं पर कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। अगर आप सोचो कि बहुत बड़ी वेल्थ बनानी इससे, या ये विजय कीड़िया की हमारे सेरा सैनिटरी वेयर की तरह और बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा मार्केट कैप बना लेगा, तो इतना बड़ा मार्केट कैप बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपने आधा मार्केट कैप्चर ही खुद ही कर चुके हो आप। तो अब आप कितना शेयर देश के बाहर जाके HDFC बैंक थोड़ा खोलने लगोगे। तो ये एक्चुअली बात है, और खोलने को खोल भी सकते हैं वैसे देखा जाए तो। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया। आप भी HDFC बैंक में अपनी अगली पोजीशन बनाने के इच्छुक हैं, अगर आपको भी लुक्रेटिव लगता है, अगर हाँ तो ज़रूर मेंशन करें। और ये पूरा जो डिस्कशन है भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। मैं सिर्फ भाई काम से आदमी हूँ, आपकी तरह, आप ही का दोस्त, जो बस इन्वेस्टिंग करते हैं और पढ़ के हम थोड़ा बहुत सीखते हैं और आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। कोई और भी आपके दिमाग में स्टॉक्स हों तो उसके बारे में जरूर मेंशन करें, जिससे कि हम भी उसके बारे में कभी एनालिसिस करें और डिस्कस करके देखें कि क्या इसमें क्या कहानी चल रही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।